नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा सेक्शन 43BH के बारे में। तो अगर आप मेरी वीडियो पे आ चुके हैं तो आप समझ लीजिए कि व्हाट इज सेक्शन 43B। सेक्शन 43BH है क्या, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। समझिए दोस्तों, सेक्शन 43B इनकम टैक्स का जो सेक्शन है, सेक्शन 43B, उसमें एक क्लॉज इंसर्ट किया गया था, क्लॉज H। तो इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि सेक्शन 43B जो है वो है क्या। दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे भी जानकारी आपको जो प्रोवाइड होती रहे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो सेक्शन था, सेक्शन 43B, ये बात करता था सर्टेन डिडक्शंस टू बी ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट। सेक्शन 43B के अकॉर्डिंग क्या होता था कि जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर जो पेमेंट दिख रही है, टैक्स पेमेंट, फीस पेमेंट, इंटरेस्ट, पीएफ, ईएसआई, बोनस, कमीशन, रेलवे पेमेंट, ये सारे पेमेंट इसमें इंक्लूड हो सकते हैं जब आप अपना डेटा तैयार करते हैं ऑडिट के लिए या ऑडिट कराने के लिए जाते हैं। 31/3 को आपने मार्च के एंड में यहाँ पर आपने इनमें से कोई भी पेमेंट हो वो आपने अगर पेबल में बुक किया हुआ है, पेबल में आपने कोई बुक किया हुआ है लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया हुआ है, पेमेंट आपने नहीं किया, तो आपके लिए क्या शर्तें थी यहाँ पर कि या तो आप उसकी ड्यू डेट, अगर उसकी कोई ड्यू डेट है तो उससे पहले आप इसको पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आप जो ऑडिट, जो आपकी ऑडिट होगी, ऑडिट का जो केस है आपका, जिसके लिए 30 सितंबर की जो डेट होती थी, 30 सितंबर की जो डेट होती थी यहाँ पे, उससे पहले आप पेमेंट इसका कर दीजिए। या फिर अगर ऑडिट आप उससे पहले करा रहे हैं, या फिर ऑडिट उससे आप अगर पहले करा रहे हैं, मान लीजिए आप 30 अगस्त को पेमेंट कर, 30 अगस्त को जो अपना ऑडिट करा रहे हैं, तो 30 अगस्त से पहले यानी कि ऑडिट से पहले आपका इनका पेमेंट जो वो आपके जो पेबल में रिकॉर्ड था वो क्लियर हो जाना चाहिए, आपने उसका पेमेंट कर देना था। तो यहाँ पर उस केस में उसका डिडक्शन अलाउ होता था। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मान लीजिए कि ये ईएसआई का पेमेंट है, ईएसआई का पेमेंट है जिसकी ड्यू डेट आती है, जैसे 31 मार्च को आपने ईएसआई का पेमेंट बुक कर दिया तो जिसकी ड्यू डेट आती है 15 अप्रैल। अगर आपने ये 15 अप्रैल तक नहीं किया तो ये पहले जो 15 अप्रैल की ड्यू डेट है वो ईएसआई के अकॉर्डिंग है, ईएसआई एक्ट के अकॉर्डिंग है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल तक आपने पेमेंट नहीं किया तो ईएसआई का जो पेमेंट था वो आपके इनकम टैक्स में जोड़ दिया जाता था। जो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है जिसके ऊपर आपने जो टैक्स देना है उसमें आपको यहाँ पे इसको जोड़ दिया जाता था। मान लीजिए आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आया 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख में अगर 20,000 का ईएसआई का पेमेंट है तो 5,20,000 का आपका जो वो इनकम मान ली जाती है, 5,20,000 की, तो उसके ऊपर आपको जो फिर टैक्स देना पड़ रहा था। ये तो ईएसआई के केस में होगा, अगर यहाँ पे निकल जाती तो डिसअलाउ हो जाएगा, तो इसके लिए ऑडिट तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। बोनस का पेमेंट मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का अमाउंट है जो बोनस में दिखाना है, बोनस में दिखा दिया, 31/3 को बुक कर दिया, P&L में इसकी एंट्री को डेबिट कर दिया, लेकिन उसका पेमेंट आप जो वो 30 सितंबर के बाद कर रहे हैं या आपने ऑडिट करा दी 30 अगस्त को और उसके बाद आप जो उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो ये डिसअलाउ कर दिया जाता था, ये डिसअलाउ आपका कर दिया जाता था, इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता था। अगर आपने मान लीजिए कि 30 आठ को आप यहाँ पर जो वो ऑडिट करा रहे हैं उससे पहले आपने बोनस का पेमेंट कर दिया तो यहाँ पर ये अलाउ हो जाती थी, तो इसका जो वो बेनिफिट मिल जाता था। तो यहाँ पर अगर ये इस डेट से आप चूक जाते थे, इस डेट से अगर आप चूक जाते थे, अगर आपने 30/8 को पेमेंट नहीं कराया, ऑडिट कराइए 30 सितंबर को जो इसकी एक्चुअल डेट है, तो वहां तक आपने पेमेंट नहीं कराया, तो जब आप करेंगे, जब आप इसको जिस फाइनेंशियल ईयर में करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर में इसका जो वो बेनिफिट मिल जाता था। जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इसको जो पेमेंट करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर में इसका बेनिफिट जो वो आप उठा सकते थे। ये तो सेक्शन 43B था। अब जो 43BH है वो क्या कहता है, ये सेक्शन जो है ये फाइनेंस एक्ट यानी कि बजट 2023 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, क्लॉज H इसमें इंसर्ट किया गया था, इसमें एमएसई एंटिटीज को कवर किया गया था एज पर MSMED एक्ट 2006। एमएसई एंटिटीज कौन सी होती हैं वो अभी आपको थोड़ा सा आगे वीडियो में बताने वाला हूं। अब जो H है ये क्या कह रहा था कि कोई भी ऐसा पेबल जो असेसी के द्वारा बुक किया गया है पेबल के रूप में, और माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को जो उनकी टाइम लिमिट है उससे पहले पेमेंट कर देना है, अगर नहीं किया तो वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा, और फिर उसको तभी अलाउ किया जाएगा जब उसका एक्चुअल पेमेंट होगा, जब उसका एक्चुअल पेमेंट होगा, एक्चुअली पेड बाय हिम, तो जिस ईयर में उनका आप पेमेंट करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर में उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसको अगर मैं डिटेल में समझाने बैठूंगा वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसको समझने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है उसका लिंक मैंने आई बटन पर दिया हुआ है, वहां पर आप क्लिक करके इस वीडियो को डिटेल से समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने विद एग्जाम्पल समझाया हुआ है, तो वहां से आपको काफी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले सेक्शन 43B था, इसमें परचेज को भी इंक्लूड नहीं किया गया था, परचेज और ये सारे पेमेंट्स तो इसमें इंक्लूड थे, लेकिन परचेज को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था और ना ही इसमें एमएसई एंटिटीज को कवर किया गया था, और यहाँ पर इन्होंने एमएसई एंटिटीज को कवर कर दिया, एमएसई एंटिटीज को कवर कर दिया। तो यहाँ पर सारे ही आपके जो परचेज
हो या सर्विस हो या इनमें से कोई भी आपका जो अमाउंट हो, अगर वो आपने एमएसएमई में रजिस्टर्ड एंटिटीज से अगर कोई ये सर्विस लिए या कोई गुड्स परचेज किया तो उसका डिडक्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा अगर आपने उसको टाइम लिमिट से पहले पेमेंट नहीं किया। अब आती है टाइम लिमिट की बात। तो टाइम लिमिट क्या है? तो देखिए टाइम लिमिट के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एमएसएमई एक्ट पर। तो ये एमएसएमई का जो एक्ट है यहाँ पर जो सेक्शन 15 है ये बात करता है टाइम लिमिट की। सेक्शन 15 है वो टाइम लिमिट की बात करता है। छोटा सा मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। अगर 45 डेज से ज्यादा का आपके पास कोई एग्रीमेंट है, 45 डेज से ज्यादा का, तो उस केस में 45 डेज आपकी लिमिट मानी जाएगी। अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है तो आपके लिए 15 दिन की जो लिमिट है वो 15 दिन मानी जाएगी। और अगर आपके पास कोई एग्रीमेंट है और वो 45 दिन से कम का है तो फिर वो एग्रीमेंट की डेट मानी जाएगी। मान लीजिए कि 30 दिन का आपका जो एग्रीमेंट है, 30 दिन का, तो वहां उस केस में 30 दिन का एग्रीमेंट माना जाएगा। आपका एग्रीमेंट वैलिड है। अगर 60 दिन का एग्रीमेंट है आपका तो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। वहां पर जो आपकी मैक्सिमम लिमिट होगी वो 45 डेज होगी। और अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो डेट है वो 15 दिन मानी जाएगी। 15 दिन से पहले आपने जो वो पेमेंट कर देना है। वापस से चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आप 45 दिन में पेमेंट नहीं कर पाए या 15 दिन में पेमेंट नहीं कर पाए, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी होगी, तो उसका बेनिफिट उस ईयर में नहीं मिलेगा। उसका बेनिफिट तब मिलेगा जिस ईयर में आप उसका पेमेंट करेंगे, एक्चुअली पेड बाय, तो उस साल में उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अब एमएसई एंटिटीज कौन कौन सी होती हैं वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर, इन दो लोगों को इसमें जो इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर ट्रेडर को इंक्लूड नहीं किया गया है। ट्रेडर इसमें से एक्सक्लूड है। ट्रेडर्स की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, इसको आप हटा दीजिए। मैन्युफैक्चर सर्विस के केस में यहाँ पर माइक्रो कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से कम है प्लांट एंड मशीनरी में और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। तो कोई भी आपको यहाँ पर एक कैटेगरी भी आप ये टच करते हैं तो वो आप माइक्रो कैटेगरी में फॉल करेंगे। स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए तक, 1 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ से कम प्लांट एंड मशीनरी में, या 10 करोड़ तक। टर्नओवर अप टू 50 करोड़, यानी कि अप टू 50 करोड़ आपकी अगर टर्नओवर है, 5 करोड़ से ज्यादा अप टू 50 करोड़, तो आप जो स्मॉल कैटेगरी में फॉल करेंगे। मीडियम के लिए जो इन्वेस्टमेंट की जो प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ से ज्यादा होती है और टर्नओवर आपका 250 करोड़ से ज्यादा होता है, तो आप मीडियम कैटेगरी में फॉल करेंगे। लेकिन इस एक्ट में सेक्शन 43BH में ये मीडियम को कवर नहीं किया गया। मीडियम को यहाँ से एक्सक्लूड किया गया। मीडियम के लिए ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर ये सिर्फ माइक्रो और स्मॉल की बात करता है, माइक्रो और स्मॉल की। तो आप अगर माइक्रो और स्मॉल में आते हैं तो ये उन लोगों के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। इसके लिए ये मेरी 2 वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं, इन वीडियोस को आप देख सकते हैं, तो आपको सारी चीजें इससे रिलेटेड क्लियर होने वाली है। क्या क्या अमेंडमेंट इसमें हो सकते हैं, क्या क्या चेंजेस इसमें हो सकते हैं, वो आपको इस वीडियो से क्लियर होने वाला है। और जो है इसकी वर्किंग, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं तो आपके ऊपर लोड है, आपके ऊपर वर्डन है कि ये काम आपने 31 मार्च से पहले कर लेने हैं, तो आप ये मेरी वर्किंग वाली वीडियो को यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वर्किंग करने का तरीका समझाया गया है। तो आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको जो वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर एमएसएमई से जुड़ी कुछ जानकारियां मैंने पहले ही प्रोवाइड की हुई है, आप उनको देख के उनका बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।